बच्चों, हम अध्याय 11 जंतु और पादपों में परिवहन को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। आज पिछली वीडियो में हमने परिसंचरण तंत्र के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने रक्त वाहिनियाँ पढ़ा था, शिराएँ, धमनी, और हमने मानव हृदय का काट चित्र देखा था। बच्चों, आज हम मानव हृदय के काट चित्र के देख कर उसकी परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से पाठ को समझें और याद रखने की कोशिश करें। बच्चों, प्यारे बच्चों, परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। बच्चों, इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह को दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। हृदय स्पंद के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। बच्चों, याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। बच्चों, दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदन की ध्वनि का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 11.2 करेंगे। इसके लिए 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली, जिसका लगभग 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हो, इसको कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए और कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। बच्चों, देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया। बच्चों, ये स्टेथोस्कोप का चित्र है। श्रोतिका, ट्यूब और चेस्ट पीस दिखाए गए हैं। बच्चों, और उसके बाद स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना दिखाया गया है। हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। स्पंद दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। बच्चों, प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताता है। बच्चों, ये देखिए बच्चों, 11.2 सारणी दी गई है। इसमें हमें लिखना है छात्र का नाम, और फिर हमें लिखना है हृदय स्पंदन दर और हृदय स्पंदन विश्राम के समय, और उसके बाद दौड़ने के बाद 4-5 मिनट तक स्पंदन दर। हृदय के विभिन्न कक्षों को लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें सर्कुलेटर कहा जाता है। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। बच्चों, जिस जल में रहते हैं वे वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है।
अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है बच्चों। यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं बच्चों। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आ जाता है बच्चों। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। देखिए बच्चों, चित्र 11.6 में ये दिखाया गया है चित्र। वृक्क और मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय और मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है बच्चों, जो आपको बनाना आना चाहिए। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, उसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं बच्चों। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रातः पसीने के कारण कपड़ों में प्रायः सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं बच्चों। क्या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है बच्चों। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम चुंबक वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को डायलिसिस कहते हैं बच्चों। पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है बच्चों। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थों के रूप में करते हैं बच्चों, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक होता है, जिसे यूरिक अम्ल कहते हैं बच्चों। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। तो बच्चों अब हम 11.3 पढ़ेंगे, पादपों में पदार्थों का परिवहन।
अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे या पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बच्चों, कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को स्पंदित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो बच्चों, जल और खनिजों का परिवहन ये पढ़ेंगे हम अब। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह को क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा किनों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों से किस प्रकार का परिवहन पादपों में पाया जाता है? परिवहन तंत्र। बूझों का विचार है कि शायद पादपों के लिए सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं बच्चों, जो संवहन उत्तक बनाती हैं। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम कहते हैं। बच्चों, जाइलम जो है नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये जाइलम दिखाया गया है मूल रोम से जुड़ा हुआ, जो पानी का संवहन कर रहा है। और ये एक जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में तथा किसी वृक्ष में। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहेली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 11.3 करेंगे बच्चों। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल साई व एक कोमल शाक्य पौधे की टहनी लेनी है, जैसे बाल्सम। एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाक्य पौधे की टहनी के आधार पर एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 11.8a में दिखाया गया है, ऐसे रखिए। अगले दिन इसका अवलोकन करें। ये देखिए बच्चों, रंगीन पानी में रखिए शाक्य पौधे की टहनी। ये देखिए बच्चों, पानी जो है तने से ऊपर को चढ़ता है। तने के अनुप्रस्थ काट में जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं वह क्या हैं? क्या शाक्य पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए, जैसा कि चित्र 11.8 ब और स में दिखाया गया है। वाष्प उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व तथा जल अवशोषित करते हैं। बच्चों, अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। बूझो कहता है, जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पत्तियों से जल के वाष्पन से अभिकर्षण विकसित हो जाता है। बच्चों, यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का खिंचाव इसी प्रकार होता है। बच्चों, वाष्प उत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हो गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें बच्चों।
धन्यवाद बच्चों।